हाय। अपने अकाउंट में डिविडेंड पेमेंट के डिपॉजिट होने की खुशी किसे नहीं होती। और क्या अगर मैं आपको बताऊं कि हेफ्टी डिविडेंड पेमेंट्स अब कुछ ही दूर हैं। जी हाँ, आज हम आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है डिविडेंड यील्ड। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। एक और रेशियो जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो ये मेजर करता है कि रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे किया है। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है, मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 25 अगस्त 2023 यानी कि फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। और डिविडेंड पे आउट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने फाइनेंशियल ईयर 23 के अर्निंग्स पर शेयर को कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हाई स्पीड गैस के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा TEIL वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी लेती है। कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक शुगर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी के पास शुगर बिजनेस में 61,000 TCD, पावर जनरेशन में 104.5 मेगावाट और डिस्टिलरी के बिजनेस में 660 KLPD की कैपेसिटी है। कंपनी का डिस्टिलरी बिजनेस एक तरह से उनके शुगर बिजनेस को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए TIEL के पास यूपी में ही 7 डिफरेंट लोकेशंस पे प्लांट्स मौजूद हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का गैस से जुड़ा डिवीजन मैसूर में लोकेटेड है और वाटर सेगमेंट से जुड़ा बिजनेस नोएडा में लोकेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 21% ऑफ द कंपनी रेवेन्यूज उनके अल्कोहल के बिजनेस से जनरेट हुए थे। 6% रेवेन्यूज पावर सेक्टर से, 4% रेवेन्यूज वाटर सेक्टर से। वैसे तो कंपनी ने अपने शुगर बिजनेस से अपने रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन ओवर द पीरियड रिड्यूस किया है, लेकिन आज भी फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका शुगर बिजनेस उनके टोटल रेवेन्यूज में 66% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंपनी ने 3.25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 सितंबर है, यानी कि अगर आप 31 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.06% तक बनता है और डिविडेंड पे आउट 3.97%। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनका स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी एक कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। एज ऑफ मार्च 2023 उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, जो कि काफी मैनेजेबल है, जो कि मार्च 2022 में 0.8 टाइम्स था। हालांकि ये बढ़ गया है। इनके इस हेल्दी कैपिटल स्ट्रक्चर और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के चलते उनके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज भी काफी अच्छे मेंटेन हो रहे हैं। कंपनी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। दरअसल सिर्फ त्रिवेणी इंजीनियरिंग ही नहीं, लेकिन सारी ही शुगर मिल्स की प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केन प्राइसेस के पॉलिसी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट के शुगर से रिलेटेड इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक कोटा, शुगर MSP और रेम्यूनरेटिव एथेनॉल प्राइसेस की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहती है। साथ ही शुगर मिल्स की प्रॉफिटेबिलिटी में इनहेरेंटली इंडस्ट्रियल साइक्लिकलिटी और एग्रो क्लाइमेटिक रिस्क मौजूद है। एक एग्रो कमोडिटी होने के कारण शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही शुगर केन क्रॉप्स पेस्ट और डिजीज
डिजीजेस से भी वल्नरेबल रहता है। इसका इम्पैक्ट हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के फ्लक्चुएटिंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनहेरेंटली ही कंपनी का सितंबर क्वार्टर वीक रहा है। अगर कंपनी को उसके कंपेटिटर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के साथ कंपेयर करें तो दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का पीई 14.26x है कंपेयर टू 22.42x ऑफ बलरामपुर चीनी मिल्स। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो वो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी को कंपेयर करें तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का डेट 0.35x इक्विटी है और बलरामपुर का 0.65x। इसलिए शायद त्रिवेणी ने पिछले 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स के लिए ऑलमोस्ट 52% CAGR रिटर्न्स बना के दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या शॉर्ट में NBCC लिमिटेड के बारे में। NBCC एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। नवरत्न एक ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील के लिए 1000 करोड़ रुपीस तक के इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट से कोई भी तरह की एक्सप्लिसिट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। कंपनी मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी या PMC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC और रियल एस्टेट के सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 22 में PMC के बिजनेस से कंपनी के टोटल रेवेन्यूज के 91.8% रेवेन्यू जनरेट हुए थे। रियल एस्टेट के बिजनेस ने सेम पीरियड में 1.5% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया था, जबकि EPC के बिजनेस ने टोटल रेवेन्यू में 6.5% कंट्रीब्यूट किया था। कंपनी ने 0.54 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 सितंबर है, यानी कि अगर आप 31 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, बिल्कुल पिछली कंपनी की तरह। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.08% तक बनता है और डिविडेंड पे आउट 42.19% बनता है। कंपनी के PWO यानी कि पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नवरत्न स्टेटस की वजह से कंपनी को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर्स नॉमिनेशन के बेसिस पे मिल जाते हैं। इसका मतलब कंपनी को एक कंपेटिटिव बिडिंग की रेस में नहीं दौड़ना पड़ता। इसके अलावा कंपनी कई गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि JNNURM यानी कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। कंपनी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल। क्रिसिल के अगस्त 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से उनके करंट ऑर्डर बुक ऑफ 55,000 करोड़ रुपीस के मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अभी तक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली हेल्ड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में NBCC के चेयरमैन ने इन्वेस्टर्स के इन कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए कहा, Q1 में 2500 करोड़ रुपीस के टेंडर्स को फ्लोट कर लिया है और बाकी के 6000 करोड़ रुपीस के टेंडर्स अभी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 के 3rd और 4th क्वार्टर में इन्वेस्टर्स को इसका रिफ्लेक्शन रेवेन्यूज में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये बिजनेस का नेचर ही कुछ इस तरह का है कि कंपनी को कंटिंजेंट लायबिलिटीज की वजह से लिक्विडिटी रिस्क से काफी एक्सपोज रहना पड़ता है। दरअसल NBCC के पास ऑफ बैलेंस शीट काफी लायबिलिटीज रहती हैं। ये मेनली उनके क्लाइंट्स के पेंडिंग क्लेम्स और क्लाइंट्स को दी गई बैंक गारंटी होती है। वैसे कंपनी के एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किसी दूसरी कंपनी से तो नहीं किया जा सकता, गिवन वो मेजरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हालांकि हमें लगता है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो सिमिलर स्पेस में ऑपरेट करती है। चलिए अब दोनों कंपनीज के बिजनेस को थोड़ा कंपेयर करते हैं। L&T अपने आप में इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट है, लेकिन 25.72 के PE रेशियो के साथ रिलेटिव वैल्यूएशन बेसिस पे देखें तो NBCC अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। साथ ही 5 ईयर टाइम पीरियड में सेल्स ग्रोथ की बात करें तो L&T ने लगभग 9% CAGR के साथ जरूर बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 19% के ROE के साथ NBCC ने L&T के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड या GSPL की। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है
जीएसपीएल मेनली नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी विंड्समिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। अगर जीएसपीएल के रेवेन्यूज की बात करें तो इनके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस से जनरेटेड होने वाले रेवेन्यूज उनके टोटल रेवेन्यूज में 97% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस से 1.78% रेवेन्यूज आते हैं और 0.9% रेवेन्यूज उनके नेचुरल गैस के सेलिंग और ट्रेडिंग से आते हैं। जीएसपीएल के पास अभी अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिसके थ्रू वो 29 से 30 SCMD ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं। अपनी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी ने गुजरात के बाहर मल्लवरम आंध्र प्रदेश से, भिलवाड़ा राजस्थान, महसाना गुजरात से, भटिंडा पंजाब और भटिंडा पंजाब से श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के 3 प्रोजेक्ट्स की बिड जीती है। कंपनी के पास साबरमती गैस में 27.43% स्टेक है एंड गुजरात गैस में 54.17%। इसके साथ जीएसपीएल इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन प्लेयर बनती है। कंपनी ने ₹5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 सितंबर है, यानी कि अगर आप 31 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.79% तक बनता है और डिविडेंड पे आउट 17.18% बनता है। कंपनी के लिए एक अच्छी बात है उनके पेरेंट कंपनी के साथ क्रिएट होने वाली सिनर्जी। जीएसपीएल दरअसल जीएसपीसी ग्रुप की कंपनी है जो मेनली नेचुरल गैस की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। जीएसपीसी ने गुजरात में नेचुरल गैस की ट्रेडिंग में अपना नाम अच्छे से स्टैब्लिश करके रखा हुआ है। और अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, गुजरात एक तरह से इंडिया का हाईएस्ट नेचुरल गैस कंज्यूमिंग स्टेट माना जाता है। अब जीएसपीसी अपने एसोसिएट और सब्सिडरीज के थ्रू एक तरह से ये नेचुरल गैस के प्योर वैल्यू चेन में मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम बल्क नेचुरल गैस ट्रेडिंग, नेचुरल गैस ट्रांसमिशन, सीजीडी, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। और इसी के साथ वो जीएसपीएल के साथ भी गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी सिनर्जी क्रिएट करता है। इनफैक्ट जीएसपीएल के पास गुजरात गैस में भी अच्छा स्टेक है जो सिनर्जी क्रिएट करने में उनकी मदद करता है। एक तरह से दोनों ही कंपनीज सेम वैल्यू चेन का हिस्सा हैं। इनफैक्ट जीजीएल का बिजनेस जीएसपीएल के बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है। जीजीएल जीएसपीएल के रेवेन्यूज में 24% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के लिए एक ही मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर पाइपलाइन नेटवर्क से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज। ये पाइपलाइंस का नेटवर्क पीएनजीआरबी यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू ऑथराइज किया गया है। अब पीएनजीआरबी की ये गैस ट्रांसपोर्टेशन के टैरिफ के लिए एक डिफाइंड मेथड है। अब इन्हीं पीएनजीआरबी के रेगुलेशंस के मुताबिक ये कंपनीज कॉस्ट प्लस अप्रोच फॉलो करती हैं, यानी कि वो सेलिंग प्राइस पर आने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को करते हैं, जिसकी वजह से ये गैस ट्रांसमिशन कंपनीज पोस्ट टैक्स 12% एनुअल रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाती हैं। अब ये प्लानिंग हर 5 साल में रिविजिट होती है। गवर्नमेंट के इस बिजनेस से जुड़े कोई भी डिसीजन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब जीएसपीएल को उसके लिस्टेड पीयर गेल के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों कंपनीज के मार्केट कैप को देखें तो ऑफ कोर्स गेल का मार्केट कैप ज्यादा है। 10.43 के पी रेशियो के साथ जीएसपीएल जरूर रिलेटिवली अंडरवैल्यूड है। नियरली डेट फ्री होने के साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी गेल के कंपैरिजन में एक पॉजिटिव है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, ये बात आप हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.